Hello everyone, welcome to Learn with GJ. In this video, we will be discussing about the inhibitors of ETC, electron transport chain. In the previous video, we already discussed that the electron transport chain, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और वो कहाँ लोकेट करती है, उसका काम क्या होता है, हमने सब चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5th वाला कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ATP सिंथेटेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम तो कॉम्प्लेक्स 1 जो कि है NADH डिहाइड्रोजनेज, इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए रोटेनॉन जो कि राइट पॉइजन होता है, अमाइटल, बारबिट्यूरेट और मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ ड्रग, ठीक है, ये होते हैं इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स 1 के। और ये ये कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं ये इनहिबिटर्स आयरन सल्फर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये वहाँ जाके बाइंड करते हैं और स्टॉप कर देते हैं प्रोटॉन्स के पंपिंग को। ठीक है, और ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। मतलब अगर ये वाली स्टेप अगर ब्लॉक होती है तो ATP का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, और प्रोटॉन्स जो होते हैं पंप नहीं करते। जैसे कि हम इधर देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, अगर यहाँ पे ये आयरन सल्फर क्लस्टर है, इस वाली पोजीशन पे आकर इनहिबिटर्स जिसे हम रोटेनॉन कह रहे हैं, तो वो अगर से एक इनहिबिटर आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है तो ये जो पंपिंग हो रही है ये पंपिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आके अगर बाइंड कर जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से मूव करे थे आयरन सल्फर से, फिर FMN पे, फिर आयरन सल्फर क्लस्टर पे जाके वो इलेक्ट्रॉन्स गए थे। ठीक है, फिर यहाँ से उन्हें यहाँ पे ट्रैवल करना। अब यहाँ पे अगर से रोटेनॉन बाइंड कर जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर मूव हो रहे थे, फिर वो कोएंजाइम Q के पास में जा रहे थे, तो ये वाली स्टेप यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि इनहिबिटर तो यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। अगर ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो वो कोएंजाइम Q के पास में इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा। एंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगी वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी यहीं पर। और अगर से इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास नहीं जाएगा तो यहाँ पे पंपिंग भी नहीं होगी प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो ये स्टेप तो यहाँ पे आके ब्लॉक हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो हमारा है वो FADH2 डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते हैं हम उसे, या तो फिर सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज भी हम कॉम्प्लेक्स 2 को कह सकते हैं। इसके जो इनहिबिटर होता है वो होता है मेलोनेट, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सीनेट का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये बाइंड कर दे, ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट को। और ये सक्सीनेट से जब फ्यूमेरेट का कन्वर्जन ही नहीं होगा तो FADH2 जो होगा वो अपने डोनेट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को। अगर कॉम्प्लेक्स 2 के पास में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं आएंगे FADH2 के, तो फिर तो वो ETC में आगे पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है, जो कि साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये जो होता है इसके इनहिबिटर है एंटीमाइसिन A और मैक्सीथायोजोल। ठीक है, मैक्सीथायोजोल जो होता है ये इसके इनहिबिटर होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करेंगे ट्रांसफ़र होने से, कहाँ, साइटोक्रोम BC1 से टू दी साइटोक्रोम C। यहाँ देखते हैं, अगर से इनहिबिटर्स आकर यहाँ पर बाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स 3 पर, तो ये जो साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम C तक हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे ही वो स्टॉप हो जाएंगे। अगर स्टॉप होते हैं तो उनकी मूवमेंट आगे नहीं होगी, फर्दर वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे ETC में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 4 की, तो जो कि होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, इसके इनहिबिटर होते हैं साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अजाइड। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज पे, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, यही है कॉम्प्लेक्स 4। वहाँ जाके बाइंड करेंगे, ATP का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ATP का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर। और ऑक्सीजन जो होगा, वो जो लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गए हैं, इनहिबिटर्स आ गए हैं। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, और अगर से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल की। फिर अगर कॉम्प्लेक्स 5 की तरफ चलें तो जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज और F1 F0 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर इनहिबिटर आ जाएगा ओलिगोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। ओलिगोमाइसिन अगर कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज को आके ब्लॉक करती है तो ये क्या करती है, ये बाइंड कहाँ होती है, सबसे पहले तो ये F0 जो सब यूनिट होता है ना, जो ऐसे रोटेट हो रहा था, रोटेटरी वाला पार्ट जो है, वहाँ पे जाके ये ओलिगोमाइसिन बाइंड करती है और ATP सिंथेज जो एंजाइम है वहाँ पे, और जो प्रोटॉन्स का जो चैनल होता है उसको वो वहाँ पे ब्लॉक कर देती है। अगर से ये सब अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर से ये F0 सब यूनिट से आके ओलिगोमाइसिन बाइंड कर जाती है तो ये प्रोटॉन्स जो है ये नीचे यहाँ तक तो आएंगे, लेकिन ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और अगर से वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो है उनका फोर्स नहीं होगा, और प्रोटॉन फोर्स नहीं होने की वजह से ADP प्लस PI जो होगा वो कन्वर्ट नहीं होगा ATP के अंदर में। अगर ATP का फॉर्मेशन नहीं होता तो ETC टोटली स्लो डाउन हो गई है, ब्लॉक हो गई है, अब वो फर्दर काम नहीं कर रही है। ये सारे इनहिबिटर्स ने ETC को आके
स्लो डाउन कर दिया और स्टॉप कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फाइनल रिजल्ट या अगर कंक्लूजन की बात करें तो नो प्रोटॉन फ्लो, ठीक है, वो फिफ्थ वाले सब यूनिट से प्रोटॉन का फ्लो नहीं हुआ। नो रोटेशन ऑफ एटीपी सिंथेस, रोटेशन कोई नहीं हुई एटीपी सिंथेस की, क्योंकि एनर्जी ही नहीं थी, फोर्स ही नहीं थी वहाँ पर, ठीक है, प्रोटॉन ही नहीं उतरे नीचे। फिर यहाँ पे अगर से ये हुआ, कंडीशन ये अप्लाई होती है तो नो एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। इनिबिटर्स का यही रोल होता है, अगर वो ये इनिबिटर्स आकर अगर इन कॉम्प्लेक्सेस पर बाइंड कर जाते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।